हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ऐसे ऑर्गन्स भी आते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन करते हैं और उनको सस्टेन करके रखते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो एग सेल्स होते हैं वो हर मंथ एक एग रिलीज होता है। इसलिए अगर उसको स्पर्म मिल जाते हैं तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, अदरवाइज वो मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस में रिलीज हो जाता है। जो ये ऑर्गन्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये प्रोड्यूस करते हैं और सस्टेन करके रखते हैं फीमेल सेक्स सेल्स को, जिनको हम एग सेल्स भी बोलते हैं या फिर ओवा बोलते हैं। और इसमें ऐसे ऑर्गन्स भी आते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफ़र करने में इन सेल्स को। जो फीमेल सेक्स सेल की प्रोडक्शन होगी उसके बाद इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस जगह पे जहाँ पे इनको स्पर्म मिलेगा और इनकी जो है फर्टिलाइजेशन होगी। और इसमें इस तरह के ऑर्गन्स भी आते हैं जो इनको फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद जो एम्ब्रियो डेवलप होगी, मतलब एक फीटस डेवलप होगा, उसके लिए कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से डिवाइड हो सके। तो इसमें ऐसे ऑर्गन्स भी आते हैं जो फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग फीटस को। और जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें ऐसे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो जब डेवलप हो गया फीटस, मतलब एक बच्चा पूरी तरह से बन गया, उसके बाद जब डिलीवरी होगी तो कुछ ऑर्गन्स जो है वो उसमें हेल्प करते हैं। मतलब एक डेवलपिंग फीटस जो है उसको जो बॉडी से बाहर निकलना होता है तो उसमें भी कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें ऐसे ऑर्गन्स भी आते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें इस तरह के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें आते हैं ओवरीज, ठीक है, और यूटेराइन ट्यूब्स आती हैं जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं या फिर ओविडक्ट बोलते हैं। और इसमें आता है यूटेरस और वेजाइना, और कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स आते हैं जिनको हम वल्वा के नाम से जानते हैं। हम एक एक करके हर एक ऑर्गन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब पहला आता है ओवरी। अब ओवरीज, आपको पता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ओवरीज होती है। ओवरीज में ही एग सेल की फॉर्मेशन होती है, मतलब जो ओवम होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। जो ह्यूमंस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो ओवरीज होती है वो पेयर में होती है, मतलब दो ओवरीज होती हैं जिनको हम प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी बोलते हैं और प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बोलते हैं, या फिर जनरली हम उनको गोनैड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये ओवरीज होती है ये आलमंड शेप का स्ट्रक्चर होती है, एक जैसे बादाम होता है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका, जो पैल्विक रीजन में होती है। ठीक है, आपका जो थाइज वाला रीजन होता है ऊपर वाला, उसको हम पैल्विक रीजन बोलते हैं, वहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, एब्डोमेन से नीचे वाला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं पैल्विक रीजन। और जो ये ओवरीज होती है ये एक शैलो डिप्रेशन में प्रेजेंट होती है जिसको हम ओवेरियन फोसी बोलते हैं। मतलब इस तरह का एक डिप्रेशन होता है, मतलब एक कैविटी टाइप बन जाती है जिसके अंदर ओवरीज प्रेजेंट होती है। और जो ओवरीज होती है यहाँ पे यूट्रस आ गया, ठीक है, और इसी तरह का स्ट्रक्चर इस साइड भी होता है। मतलब जो ओवरीज होती है वो यूट्रस के दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है, इसलिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है। और हर एक ओवरी जो होती है वो एबिडोमिनल वॉल से सस्पेंड होती है, मतलब उससे लटकी भी होती है। जिस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एबिडोमिनल रीजन से लटके हुए होते हैं, मतलब वो एबिडोमिनल रीजन से कनेक्टेड होते हैं। इसी प्रकार जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी जो ओवरी होती है वो डॉर्सल एबिडोमिनल वॉल से सस्पेंडेड होती है, जिसको हम बोलते हैं मीजोवेरियम। मतलब जिसकी हेल्प से ये लटकी हुई होती है ओवरीज, उसको हम बोलते हैं मीजोवेरियम, जो एक मिजेंट्री होती है। ठीक है, अब जो ये ओवरी होती है जो एब्डोमिनल वॉल से लटकी हुई होती है मीजोवेरियम की हेल्प से, ये यूट्रस से किस प्रकार से अटैच्ड होती है, मतलब यूट्रस से ये कैसे अटैच होती है। इसमें एक ओवेरियन लिगामेंट होता है जो कि एक डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम के, पेरिटोनियम लेयर का एक डबल फोल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। इसकी हेल्प से जो ओवरी होती है वो यूट्रस के साथ अटैच होती है। अब हर एक ओवरी जो अंदर से होती है वो सॉलिड होती है। अब जो ओवरी होती है वो बाहर से लाइंड होती है, मतलब एक कवर होती है जर्मिनल एपिथेलियम से, और अंदर की तरफ इसमें आता है स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, मतलब एक ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं। जिस प्रकार सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसी प्रकार ओवरी के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा और मैट्रिक्स।
और जो ये मैट्रिक्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। जो ये कॉर्टेक्स होता है, ये बाहर वाला जो रीजन होता है मैट्रिक्स का, उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है और इसके अंदर आते हैं कुछ ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और कुछ नर्व्स आती है इस रीजन। और दूसरा जो रीजन होता है मैट्रिक्स का वो होता है मेडुला, मतलब जो अंदर की तरफ जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, ठीक है। अब जो ये कॉर्टेक्स होता है, मतलब जो मैट्रिक्स का जो बाहर वाला जो रीजन होता है कॉर्टेक्स, इसके बाहर और जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। मतलब ये जर्मिनल एपिथेलियम है, ठीक है, और यहाँ पे ये है कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। अब इसके बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। जो ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया होती है ये कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जो वीकली डेवलप होती है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ कि किस तरह से ओवरीज जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब इसमें जो जितने भी पार्ट्स हैं, इसके जितने भी ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जैसे आपको मतलब थियोरेटिकली उनको समझाती जाऊंगी, साथ साथ में आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। एक साथ में मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अभी हमने ओवरी के बारे में पढ़ा, तो मैं आपको बताती हूँ कि ओवरीज किस तरह से इसमें प्रेजेंट होती है। जो ये आप देख रहे हो ये है ओवरी, ठीक है। मतलब जो एब्डोमिनल वॉल है, ये जो रीजन है ये एब्डोमिनल वॉल है, इस प्रकार से शैलो डिप्रेशन फॉर्म होता है और उसके अंदर ही ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 ओवरीज होती है, मतलब एक पेयर होता है ओवरी का। एक ओवरी यूट्रस के इस साइड होती है और दूसरी यूट्रस के इस साइड होती है। अब जो ये ओवरी होती है ये एब्डोमिनल वॉल से किस प्रकार से लटकी हुई होती है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार से जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है मीजोवेरियम। मीजोवेरियम क्या है, एक मिजेंट्री होती है, मतलब इसकी हेल्प से जो ओवरी है ये लटकी हुई होती है इस शैलो डिप्रेशन में। अब जो ये ओवरी होती है ये यूट्रस के साथ किस प्रकार से कनेक्टेड होती है, इसमें जो ये आप ये लाइन से देख रहे हो ये है लिगामेंट, जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। इसकी हेल्प से जो ओवरी है वो यूट्रस के साथ कनेक्टेड होती है। अब जो ये ओवरी होती है ये अंदर से कुछ इस तरह की दिखाई देती है, ठीक है। मतलब जो ये ओवरी है इसकी जो ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं विस्ट्रल पेरिटोनियम। मतलब ओवरी की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं विस्ट्रल पेरिटोनियम। विस्ट्रल पेरिटोनियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ओवरी है एक विस्ट्रल ऑर्गन है, मतलब एक सॉफ्ट ऑर्गन है, इसको जो लाइन करती है उसको हम बोलते हैं विस्ट्रल पेरिटोनियम। विस्ट्रल पेरिटोनियम वो लेयर होती है जो हमारी बॉडी में जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब विस्ट्रल ऑर्गन्स जो होते हैं उसको लाइन करती है, ठीक है। अब जो बाहर वाली लेयर है वो विस्ट्रल पेरिटोनियम होगी, उसके अंदर वाली जो लेयर है वो है जर्मिनल एपिथेलियम। जो ये आप ग्रीन कलर में देख रहे हो ये है जर्मिनल एपिथेलियम, मतलब जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर से ये सराउंड होती है। अब जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसके अंदर एक और लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया, जो कि वीकली डेवलप होती है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जो ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया से आगे वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ये पूरा जो रीजन है ये है मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा। अब जो मैट्रिक्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मैंने आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया। एक रीजन होता है इसका कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला, ठीक है। जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो बाहर की तरफ होता है, मतलब जो ये बाहर की तरफ जो ये रीजन है ये कॉर्टेक्स है, और जो ये बीच में जो रीजन प्रेजेंट है ये है मेडुलरी रीजन। मतलब जो ये लाइन है इसके साथ साथ जो रीजन है वो है कॉर्टेक्स, और जो ये बीच वाला बाकी का जो हिस्सा रहता है इतना पूरा ये है मेडुलरी रीजन। अब मैंने आपको बताया कि जो कॉर्टेक्स रीजन होता है उसमें क्या होता है, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और कुछ लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं या फिर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल है ये वाला जो रीजन है ये है कौन सा, कॉर्टेक्स रीजन। इसमें ब्लड वेसल्स आ गए। अब मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी दिखाया जो ओवरी होती है वो यूट्रस के साथ कनेक्टेड होती है ओवेरियन लिगामेंट से, ठीक है। और एब्डोमिनल वॉल से ये सस्पेंडेड होती है ओवेरियन फोसी में। एक शैलो डिप्रेशन जो होता है एब्डोमिनल वॉल का उसके अंदर ये कनेक्ट मतलब लटकी हुई होती है, किसकी हेल्प से, एक मीजोवेरियम की हेल्प से, ठीक है। मतलब जो शैलो डिप्रेशन के अंदर जो ओवरी प्रेजेंट होती है वो किसकी हेल्प से, एब्डोमिनल वॉल से लटकी हुई होती है मीजोवेरियम की हेल्प से। अब जो ये ओवरी होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो फॉलिकल सेल्स होते हैं वो अलग अलग स्टेजेस में प्रेजेंट होते हैं।
क्योंकि जब एक एग सेल की फॉर्मेशन होती है तो उसमें अलग अलग स्टेजेस आती हैं। वो जो सारी स्टेजेस होती है वो एक प्रोसेस के अंदर आती है जिसका नाम होता है oogenesis। मतलब एग सेल फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं oogenesis, ठीक है। oogenesis की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। ये जो आप देख रहे हो ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स है। ये फॉलिकल सेल आगे इसके बाहर जो है फॉलिकल सेल की एक लेयर बन गई, इसको हम बोलते हैं फॉलिकल सेल्स, ठीक है। और फॉलिकल सेल जो है इसके अंदर एक और लेयर बन गई और इसके अंदर एक कैविटी की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर कैविटी आ गई जिसका नाम है एंट्रम, जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। अब वो कैविटी बड़ी हो गई और इस प्रकार से जो ये सेकेंडरी फॉलिकल था, मतलब जब इसके अंदर कैविटी फॉर्म हो गई तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है इसके अंदर और चेंजेस हुए और लेयर ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन हुई और ये जो कैविटी है ये बड़ी हो गई और जो ये प्राइमरी फॉलिकल था ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ और सेकेंडरी फॉलिकल जो है एंड में टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ, जो ये टर्शरी फॉलिकल है ये मैच्योर हो गया और जो ये टर्शरी फॉलिकल है ये मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। अब जो ये ग्राफियन फॉलिकल है इसमें क्या होता है, इसमें कुछ हार्मोन्स जो है वो एक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। वो क्या करता है, वो हर मंथ जो ये फॉलिकल है इसके अंदर एक प्राइमरी oocyte है। वो प्राइमरी oocyte जो है हर मंथ सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है और मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस में बॉडी से रिलीज हो जाता है अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता है। अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो एक जाइगोट की फॉर्मेशन करता है और इस तरह से एम्ब्रियो डेवलप होती है और एक फीटस की डेवलपमेंट होती है। अब जो ये ग्राफिन फॉलिकल है, जब हर मंथ एक सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है, मतलब एक मैच्योर फॉलिकल होता है, जब वो रप्चर होता है तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवुलेट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। मतलब उसने जो सेकेंडरी oocyte उसके अंदर था वो रिलीज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो ये रिमेनिंग जो पोर्शन है फॉलिकल का वो चेंज हो गया एक कॉर्पस ल्यूटियम में। मतलब यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो गई। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम हम इसको तब तक बोलेंगे जब तक ये एक प्रॉपर शेप में है। जब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है यहाँ से ये कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे मैच्योर हो गया, मतलब फुली फॉर्म हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बाद जब ये डीजेनरेट हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कॉर्पस अल्बिकन्स। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि किस प्रकार से जो ये ग्राफिन फॉलिकल है ये किस प्रकार से दिखता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। जो एक मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल होता है, मतलब जिसको हम ओवेरियन फॉलिकल भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है। जब वो मैच्योर होता है, एक टर्शियरी फॉलिकल जो होता है वो मैच्योर होता है तो उसके अंदर जो प्राइमरी oocyte होता है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, मतलब वो मैच्योर होता है। तो जो ग्राफिन फॉलिकल फॉर्म होता है उसके अंदर जो oocyte होता है वो सेकेंडरी स्टेज में होता है, ठीक है। और जो ये oocyte होता है इसके बाहर कुछ फॉलिकुलर सेल्स की लेयर होती है। मतलब एक oocyte है, इसके बाहर लेयर ऑफ सेल्स है फॉलिकुलर सेल्स की, जिसको हम बोलते हैं डिस्कस प्रोलिगेरस। मतलब जो सेकेंडरी oocyte है उसके बाहर लेयर है फॉलिकुलर सेल की जिसका नाम है डिस्कस प्रोलिगेरस, ठीक है। और ये सेकेंडरी oocyte जो है ये सस्पेंड होता है एक स्मॉल कैविटी में। ग्राफिन फॉलिकल के अंदर मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया कि ग्राफिन फॉलिकल के अंदर एक कैविटी की फॉर्मेशन होती है जिसका नाम है एंट्रम, ठीक है। और इस कैविटी के अंदर जो ये सेकेंडरी oocyte है ये लटका हुआ होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जर्म हिल, ठीक है। मतलब एक जर्म हिल की फॉर्मेशन होती है जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ये जर्म हिल जो होती है इसकी हेल्प से जो ये सेकेंडरी oocyte है ये एंट्रम के अंदर लटका हुआ होता है, मतलब एक कैविटी के अंदर ये लटका हुआ होता है। अब जो एक ग्राफिन फॉलिकल होता है इसके बाहर अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है तो उसको हम बोलेंगे फॉलिकुलर सेल्स। मतलब अगर सिंगल लेयर फॉर्म हो रही है सेल्स की तो वो सेल्स होंगी फॉलिकुलर सेल्स। अगर यही सेल्स मल्टीपल लेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इन सेल्स को हम बोलेंगे ग्रेनुलोसा सेल्स। मतलब अगर सिंगल लेयर की फॉर्मेशन हो रही है तो ये सेल्स हुए फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। और अगर इसी प्रकार मल्टीपल लेयर की फॉर्मेशन हो रही है तो इन सेल्स को हम बोलेंगे ग्रेनुलोसा सेल्स। समझ में आ गया। अब जो ये ग्राफिन फॉलिकल होता है इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। सेकेंडरी oocyte के बाहर फॉलिकुलर सेल्स की लेयर होती है जिसका नाम है डिस्कस प्रोलिगेरस। अब जो सेकेंडरी oocyte है ये लटका हुआ होता है स्मॉल कैविटी में जिसका नाम है एंट्रम, ठीक है। एंट्रम के अंदर ये लटका हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ जर्म हिल, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है क्यूमुलस oophorus, ठीक है। इसकी हेल्प से ये लटका हुआ होता है कैविटी के अंदर। अब क्या होता है, जो ग्राफिन फॉलिकल है
मतलब एक कंप्लीट ग्राफिन फॉलिकल की बात कर रही हूँ मैं। इसके जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। मतलब जो ग्राफिन फॉलिकल के सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, ठीक है। और उसके अंदर एक और लेयर आती है जिसका नाम है थीका इंटरना, ठीक है। मतलब जो ग्राफिन फॉलिकल है, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर इस तरह से सेकेंडरी oocyte लटका हुआ होता है, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte के बाहर जो लेयर होती है उसका नाम है डिस्कस प्रोलिगेरस, ठीक है। अब जो ये जिसकी हेल्प से ये लटका हुआ है इसमें, इसका नाम है जर्म हील, ठीक है। अब जर्म हील तो इन सेल्स से लटकी हुई है ना, मतलब जो ये सेल्स है जिनको हम ग्रैनुलोसा सेल्स बोलते हैं, ये ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो है थीका एक्सटर्ना, और इसके अंदर जो यहाँ पे दूसरी लेयर आती है उसको बोलते हैं थीका इंटरना, ठीक है। अब जो ये ग्राफिन फॉलिकल है इसके अंदर जो ये कैविटी है, ठीक है, जिसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte लटका हुआ होता है जिस कैविटी में, उस कैविटी का नाम है एंट्रम, ठीक है। ये एंट्रम जो कैविटी है ये फील्ड होती है लिक्योर फॉलिकुलाई से, मतलब इसके अंदर एक विस्कस फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं लिक्योर फॉलिकुलाई। जो ये विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब एंट्रम के अंदर जो ये विस्कस फ्लूइड होता है इसको सिक्रेट करते हैं फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स जो इसको सराउंड करते हैं वो सिक्रेट करते हैं विस्कस फ्लूइड एंट्रम के अंदर। और ये फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। मतलब ये एंडोक्राइन होते हैं फंक्शन में, जो सिक्रेट करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स और सिक्रेट करती हैं विस्कस फ्लूइड, जिससे फिल होती है ये ग्राफिन फॉलिकल की जो कैविटी होती है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। अब जो ये कॉर्टेक्स जो होता है ओवरी का, इसमें एक येलोविश कलर का कॉर्निकल एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। मैंने आपको पीछे ओवरी का जो डायग्राम दिखाया उसमें मैंने आपको बताया कि जो ग्राफिन फॉलिकल जब ओव्यूलेशन के बाद जो उसके जो रेमिनेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है जब एक ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ठीक है। अब जो ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है इसमें क्या होता है, इसमें मेच्योर फॉलिकल जो आफ्टर ओव्यूलेशन जो रेमिनेंट्स रह जाते हैं वो इसमें होती है, ठीक है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनिबिन हार्मोन। मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एंडोक्राइन होता है फंक्शन में और ये रिलीज करता है कुछ हार्मोन्स जिनका नाम है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनिबिन। जो ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है इसको तब तक कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं जब तक ये डीजेनरेट नहीं हो जाता, ठीक है। जब ये डीजेनरेट हो गया फाइब्रस स्कार टिश्यू में तो इसका नाम हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। अब जो ओवरीज होती है, आपको पता है कि ओवरी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ओवरीज का प्राइमरी फंक्शन होता है कि ये एग सेल की फॉर्मेशन करती है, मतलब ये ओवा की फॉर्मेशन करती है। जो ओवा होता है इसमें जो सिंगल ओवा मतलब सिंगल जो एग सेल है उसको हम ओवम बोलते हैं, ठीक है। जो ओवरीज होती है इसमें एग सेल की फॉर्मेशन होती है और ओवरीज जो होती है ये सिक्रेट करती है फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। मतलब ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स को भी सिक्रेट करती है। अब मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी कि किस प्रकार से एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल दिखता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। इसके जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है ग्राफिन फॉलिकल की, ये जो लेयर देख रहे हो आप सबसे बाहर की, इसको हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, ठीक है। और इसके अंदर वाली जो ये लेयर है इसको हम बोलते हैं थीका इंटरना, ठीक है। और जो ये बहुत सारी लेयर्स है इसके अंदर और इनको हम बोलेंगे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। मैंने आपको बोला था अगर सिंगल फॉलिकुलर सेल्स की लेयर है तो उसको मतलब उन सेल्स को हम बोलेंगे फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। और अगर बहुत सारी सेल्स की लेयर हैं तो उसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। मतलब बहुत सारी फॉलिकुलर लेयर्स है तो उसको हम नाम देंगे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, ठीक है। मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा से जो ये सेकेंडरी oocyte है ये लटका हुआ होता है एक कैविटी के अंदर जिसका नाम है एंट्रम, ठीक है। ये जो कैविटी आप देख रहे हो ये एंट्रम, इसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte लटका हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ जर्म हील। जो ये यहाँ से ये अलग से आप देख रहे हो ये सेकेंडरी oocyte और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है एक स्ट्रक्चर की हेल्प से जिसका नाम है जर्म हील, ठीक है। जर्म हील के साथ ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा से लटका हुआ होता है, ठीक है। अब जो ये सेकेंडरी oocyte है इसके बाहर की जो सबसे बाहर की जो लेयर है, मतलब जो इसको सराउंड करती है फॉलिकुलर सेल्स की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं डिस्कस प्रोलिगेरस। मतलब जो इसकी जो सबसे बाहर वाली जो ये लेयर है इसका नाम है डिस्कस प्रोलिगेरस, ठीक है। और इससे जो मतलब ये सेकेंडरी oocyte है इसके साथ एक लेयर
फॉर्म होती है, मतलब इसके साथ अंदर एक लेयर फॉर्म होती है जिसका नाम है विटेलाइन मेम्ब्रेन। अब जो ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है, इसके बाहर की जो लेयर है सेल्स की, उसका नाम है जोना पेलिसिडा। और जोना पेलिसिडा के बाहर एक और लेयर आती है सेल्स की जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा के बाहर जो लेयर आती है उसका नाम है डिस्कस प्रोलिगेरस। सो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो ऑर्गन आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसका नाम है फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स को हम नॉर्मली ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो ये फैलोपियन ट्यूब्स होती है ये पेयर में होती है। जिस प्रकार ओवरीज मतलब 2 ओवरी प्रेजेंट होती है, उसी प्रकार फैलोपियन ट्यूब्स भी 2 होती हैं और ये लंबी होती है। ये सिलिएटेड होती है, मतलब इसके अंदर जो है सिलिया प्रेजेंट होती हैं जो पेरिस्टॉल्सिस में हेल्प करती हैं। और ये मस्क्यूलर होती है, मतलब ये मसल्स की बनी हुई होती है। और ये ट्यूबुलर होती है। जो ये फैलोपियन ट्यूब्स होती है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, मतलब एक ट्यूब की तरह होती है। जिस प्रकार एक पाइप होती है, उसके अंदर से जो ओवरी में एग डेवलप होता है, मतलब जो एग की फॉर्मेशन होती है, वो फैलोपियन ट्यूब से रिलीज होता है, मतलब वहाँ से ट्रैवल करता है। ठीक है, और जो ये फैलोपियन ट्यूब्स होती है ये एक्सटेंड होती है ओवरी से लेकर यूटेरस तक। मतलब ओवरी से जो यूटेरस तक जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। पहला जो पार्ट है इसका वो है इन्फंडिब्यूलम। ठीक है, मतलब जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं इन्फंडिब्यूलम। जो ओवरी के क्लोज होता है, ओवरी के पास में जो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, उसको हम बोलते हैं इन्फंडिब्यूलम। ये क्या होता है, जो सबसे आउटर पार्ट है और ये वाइड होता है और फनल शेप का होता है। ठीक है, फनल शेप का मतलब है ये इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, फनल शेप मतलब एक कैविटी सी बना देता है और उसके बाहर फिम्ब्रेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो ये इन्फंडिबुलम होता है ये वो पार्ट है जो ओपन होता है एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, क्लोज टू ओवरी बाय अ फिम्ब्रिएटेड अपर्चर जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियम। ठीक है, मतलब जो ये इन्फंडिबुलम है ये ओपन होता है एब्डोमिनल कैविटी में। मैंने आपको बोला कि जो मतलब ओवरी होती है ये सस्पेंडेड होती है एब्डोमिनल कैविटी से विद द हेल्प ऑफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं मेसोवेरियम। मतलब ये मेसोवेरियम से वहाँ पे लटकी भी होती है और ये कनेक्टेड होती है यूट्रस के साथ एक लिगामेंट से। अब जो ये इन्फंडिब्यूलम है ये ओवरी के पास में ओपन होता है, मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी का जो रीजन है वहाँ पे ओपन होता है एक अपर्चर के थ्रू जिसका नाम है ऑस्टियम, जो एक फिम्ब्रिएटेड अपर्चर है, मतलब इसमें ऐसे फिम्ब्री होती है। ठीक है, जो ये ऑस्टियम होता है ये क्या करता है, ये ओवरी से एग रिसीव करता है। जब ओवरी में एग की फॉर्मेशन होती है वहाँ से ये एग्स को रिसीव करती है। अब इन्फंडिबुलम आपको समझ आ गया कि जो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का ओवरी के पास में उसको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम, जो कि एक फनल शेप का होता है। ठीक है, अब जो इन्फंडिबुलम होता है इसके जो एजेस होते हैं, मतलब इसमें जो बाहर की तरफ जो प्रोजेक्शंस होती है उनको हम बोलते हैं फिम्ब्री। ठीक है, जो ये फिम्ब्री होती है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ताकि ये ओवरी के जो एग वहाँ से रिसीव कर रहे हैं उसको अच्छे से होल्ड कर सके। ठीक है, सेकंड जो स्ट्रक्चर आता है फैलोपियन ट्यूब का वो है एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या होता है, यूट्राइन ट्यूब का जो वाइडेस्ट स्ट्रक्चर होता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब का जो वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है उसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। मतलब जो एक फैलोपियन ट्यूब होती है उसकी जो 2/3 लेंथ होती है वो एम्प्यूला फॉर्म करता है। अब इसमें लास्ट जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है इस्थमस। इस्थमस क्या होता है, जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, मतलब फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट वाला पार्ट है जो थोड़ा नैरो होता है, मतलब जो पतला होता है और ज्वाइन करता है यूट्रस को, और वो शॉर्ट होता है लेंथ में भी। ये सारा मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। ठीक है, अब आपको पता है जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी हेल्प से जो ओवरी है वो कनेक्टेड होती है यूट्रस के साथ। ठीक है, अब जो फैलोपियन ट्यूब है इसका क्या फंक्शन है, जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है मतलब जिसको हम नॉर्मली ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये कंडक्ट करती है ओवम को ओवरी से और या फिर जाइगोट को, मतलब वहाँ से, और इसको ये लेके जाती है यूट्रस की तरफ। ठीक है, मतलब ओवम को और जाइगोट को ये यूट्रस की तरफ लेके जाती है फैलोपियन ट्यूब थ्रू सिलियरी एक्शन जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टॉल्सिस। ठीक है, पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट की हेल्प से ये ओवम या फिर जाइगोट को यूट्रस की तरफ लेकर जाती है। और जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी प्रोवाइड करती है, मतलब इसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब क्या होती है। ठीक है, ये आपको पता है ये है ओवरी। ओवरी जो है वो कनेक्टेड होती है
यूट्रस के साथ एक ओवेरियन लिगामेंट से। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है, इसके जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, आउटर जो पार्ट होता है जो सबसे चौड़ा होता है, ये आप देख रही है जो ये हेड की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है इन्फंटिब्यूलम। जो ये इन्फंटिब्यूलम होता है इसमें प्रोजेक्शंस होती है, मतलब इसमें कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, जो ये आप देख रहे हो जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी। ठीक है, जो ये फिम्बरी होती है ये क्या करती है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ताकि जब यहाँ से एग रिसीव करना होता है तो वो अच्छे से उसको होल्ड कर सके। जो ये फिम्बरी होती है ये कुछ इस तरह से दिखती है, मतलब ये ऐसे है और यहाँ पे बीच में जो है वो एग जाएगा और इस प्रकार से इस ट्यूब से होता हुआ वो यूट्रस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब जो ये फैलोपियन ट्यूब का जो ये वाइडर सा रीजन, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। ठीक है, एम्प्यूला जो थोड़ा वाइडर रीजन होता है, और इससे आगे जाकर जो ये फैलोपियन ट्यूब है ये थोड़ी नैरो हो जाती है, मतलब ये पतली हो जाती है, जिस रीजन को हम बोलते हैं इस्थमस। और इस्थमस रीजन से होते हुए जो ये फैलोपियन ट्यूब है ये ओपन होती है यूट्रस में। ठीक है, जो ये फिम्बरी है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे होता है, ये ट्यूब है और इसके बाहर ऐसे ये फिम्बरी होती है। मतलब आप एक हैंड को ले लो, अब जब हम हैंड को ऐसे रोल रोल करते हैं, फिंगर्स को ऐसे ओपन करते हैं तो हमारा जो हाथ है वो बड़ी चीज़ को पकड़ लेता है। ठीक है, अगर हम फिंगर्स को क्लोज करके रखेंगे तो वो छोटी सी चीज़ को भी नहीं पकड़ पाएगा। तो एक हाथ की तरह एक ग्रिप बनाती है एग के ऊपर, जिसकी हेल्प से जो है ये मतलब एग जो होता है या फिर जाइगोट जो है वो यहाँ से होती हुई यूट्रस में चली जाती है। जो ये फिम्ब्रेटेड जो ये अपर्चर है इसको हम बोलते हैं ओस्टियम, मतलब जहाँ पे ट्यूब ओपन होती है उसको हम बोलते हैं ओस्टियम। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो आता है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस क्या होता है, एक लार्ज होलो, मतलब लार्ज एक बड़ा होता है और होलो होता है, बीच से एक स्पेस होता है इसमें, और ये मस्क्यूलर होता है, इसमें मसल्स होती है, और ये हाईली वेस्क्यूलर होता है, मतलब एक जिस प्रकार से एक वेसल होता है, एक बर्तन की तरह होता है। ठीक है, जो कि पियर शेप में होता है, मतलब जो इन्वर्टेड पियर शेप जैसे होता है, मतलब पियर शेप का मतलब है कि एक उल्टी नाशपति की शेप में होता है, जो प्रेजेंट होता है पैल्विक रीजन में, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में यूट्रस प्रेजेंट होता है। अब जो यूट्रस होता है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फंडस जो होता है सबसे ऊपर वाला जो डोम शेप का एक स्ट्रक्चर होता है इसमें, मतलब सबसे ऊपर जो इस तरह से स्ट्रक्चर जो इसमें प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं फंडस। मतलब जो फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है, जहाँ पे इस्थमस रीजन से होते हुए जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब ओपन होती है यूट्रस में, उसके ऊपर जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं फंडस। ये डोम शेप का पार्ट होता है। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट होता है यूट्रस का वो होता है बॉडी ऑफ यूट्रस, जिसको हम कॉर्पस बोलते हैं। मिडिल में जो मेन पार्ट होता है यूट्रस का उसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। ठीक है, मतलब जो पूरा यूट्रस है फंडस से लेके नीचे सर्विक्स तक उसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। और जिसमें लास्ट पार्ट आता है वो आता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, जो इन्फीरियर नैरो पोर्शन होता है यूट्रस का उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। ये ओपन होता है वेजाइना में। ठीक है, मतलब जो वेजाइनल रीजन होता है वहाँ पे सर्विक्स ओपन होता है, और जो इसकी कैविटी होती है सर्विक्स की उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल केनाल। जो सर्वाइकल केनाल होती है ये ओपन होती है यूटेराइन कैविटी में इंटरनल ऑरिफिस की हेल्प से। ठीक है, मतलब ये सर्विक्स रीजन है, इसके अंदर की तरफ जो ओपनिंग है इसको हम बोलेंगे इंटरनल ऑरिफिस, और ये बाहर ओपन होती है, मतलब ये वेजाइनल रीजन में ओपन होती है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ऑरिफिस। अब जो ये पूरा जो यूट्रस होता है इसमें 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू होती हैं। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या है, जिसको हम सिरोसा के नाम से भी जानते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, मतलब पार्ट ऑफ विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम आपको पता है, जो विसरल ऑर्गन्स को सराउंड करती है लेयर, उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। मतलब विसरल पेरिटोनियम का ही एक पार्ट है जिसको हम यूट्रस में बोलते हैं पेरीमेट्रियम या फिर सिरोसा। ठीक है, इसमें सेकंड जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या होता है, इसमें 3 लेयर्स आती है स्मूथ मसल फाइबर्स की, जो कि थिक होती है फंडस रीजन में और थिन होती है सर्विक्स रीजन में। मतलब जो मायोमेट्रियम होता है ये सबसे चौड़ा जो पार्ट होता है यूट्रस का, मतलब ये जो सबसे मोटी जो लेयर होती है इसके
वो मायोमेट्रियम होती है। ये बनी हुई होती है स्मूथ मसल फाइबर से, जो कि थिक होती है फंडस रीजन में और थिन होती है सर्विक्स रीजन में। मतलब ये फंडस रीजन में मोटी होती है और सर्विक्स रीजन में ये पतली हो जाती है, ठीक है। अब लास्ट जो लेयर आती है इसमें यूट्रस में, वो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होती है, जो इनर वाली जो लेयर होती है, मतलब जो सबसे अंदर की जो लेयर है यूट्रस की, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये हाईली वेस्क्यूलर होती है और ये ग्लैंडुलर होती है, मतलब इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं। इसमें एक जो पार्ट आता है वो है इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की, जो ल्यूमेन को लाइन करती है। और दूसरा पार्ट आता है इसमें जो मतलब इसके नीचे जो लेयर आती है एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा की, जो कि बहुत थिक होती है। और तीसरा पार्ट आता है इसमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, जो डेवलप होते हैं इन वेजिनेशन से ल्यूमिनल एपिथेलियम के, और वो एक्सटेंड होते हैं मायोमेट्रियम तक। मतलब इस तरह से इनवेजिनेशन फॉर्म होती है। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये है ल्यूमिनल एपिथेलियम और ये एक्सटेंड होती है यहाँ तक, यहाँ पे आ गया मायोमेट्रियम, ठीक है। अब जो ये एंडोमेट्रियम जो लेयर है ये फर्दर डिवाइड होती है 2 लेयर्स में। एक आती है इसमें स्ट्रेटम फंक्शनैलिस और दूसरी आती है स्ट्रेटम बेसिलिस। जो ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस होती है ये लाइन करती है यूटेराइन कैविटी को और ये स्लफ ऑफ हो जाती है जब मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है। मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो जाती है, स्लफ ऑफ हो जाती है, ये डीजनरेट हो जाती है, ये ब्रेक होकर मेंसेस में बाहर निकल जाती है, ठीक है। और दूसरी जो इसमें लेयर आती है वो आती है स्ट्रेटम बेसिलिस, ठीक है। स्ट्रेटम बेसिलिस क्या होती है, ये डीपर लेयर होती है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस से अंदर। जो दूसरी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिलिस। स्ट्रेटम बेसिलिस जो है ये डीपर लेयर है और ये परमानेंट होती है, मतलब ये स्लफ ऑफ नहीं होती, ये डिजनरेट नहीं होती और ये गिव राइज टू अ न्यू स्ट्रेटम। मतलब जब स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो है वो स्लफ ऑफ हो जाती है, वो डिजनरेट हो जाती है, उसके बाद ये नई स्ट्रेटम बेसिलिस फॉर्म करती है, ठीक है। आफ्टर द ईच मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस, मतलब हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ये नई स्ट्रेटम फंक्शनैलिस फॉर्म करती है। अब ये था यूट्रस किस तरह का होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है। अब हम बात करते हैं कि यूट्रस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम इसको डायग्राम के थ्रू समझें। आपको पता है कि यूट्रस जो है ये साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है, मतलब यहाँ पे जो है बेबी डेवलप होता है, ठीक है। और ये साइट है फीटल ग्रोथ की, मतलब यहाँ पे एक बच्चे की फॉर्मेशन होती है प्रेगनेंसी में। और दूसरा ये है कि जो यूट्रस होता है ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, मतलब जो बेबी के बाहर जो एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म होता है प्रेगनेंसी में, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भी यूट्रस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो यूट्रस होता है ये पार्चुरेशन में भी हेल्प करता है, मतलब डिलीवरी के टाइम जो प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, उसमें भी यूट्रस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये है यूटेरस, ठीक है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो ये थिक होता है, इसको हम बोलते हैं फंडस, ठीक है। और जो ये यूट्रस होता है ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, रेक्टम रीजन के और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट होता है। अब जो यूट्रस का जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला रीजन फंडस है, इससे नीचे वाला जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। और यूट्रस का ये नीचे वाला रीजन यहाँ पे जहाँ पे यूट्रस जो है वो एंड हो रहा है, मतलब जहाँ पे ये नैरो हो रहा है, जो थीन वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। मतलब जहाँ पे यूट्रस जो है वो नैरो हो रहा है, जहाँ से ये पतला हो रहा है, उस रीजन को हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। और सर्विक्स के बीच में जो ये कैनाल होती है इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। जो ये सर्वाइकल कैनाल होती है, मतलब जो सर्विक्स है ये अंदर की तरफ ओपन होता है इंटरनल ऑरिफिस में, और बाहर की तरफ जो ओपन होता है एक्सटर्नल ऑरिफिस में। मतलब अंदर वाला जो इसका पर्चर होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑरिफिस, और बाहर वाला जो पर्चर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑरिफिस, ठीक है। अब जो ये जो सर्विक्स होता है ये ओपन होता है वेजाइना में। ये आप नीचे वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये है वेजाइना। ये इस डायग्राम में आप क्लियर देख सकते हैं, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये किसके थ्रू ओपन होता है, यूरिथ्रा के थ्रू, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर ये है रेक्टम, ठीक है। रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं यूटेरस, ठीक है। इसका जो सर्विक्स होता है वो ओपन होता है वेजाइना में, और ये प्रेजेंट होता है पैल्विक रीजन में। ये वाला जो रीजन होता है हमारे जो थाइज से ऊपर वाला, मतलब जो एब्डोमेन से नीचे वाला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं पैल्विक रीजन, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है यूट्रस, ठीक है, मतलब यहाँ पैल्विक रीजन में। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो है वेजाइना, ठीक है। वेजाइना क्या है, वेजाइना इज अ ट्यूबुलर, मतलब एक ट्यूब की तरह है,
फाइब्रोमस्कुलर है, मतलब जो फाइबर्स और मसल्स से मिलकर बना हुआ होता है, और ये एक केनाल की तरह है, मतलब एक ट्यूब की तरह है जो लाइंड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। मतलब वेजाइना जो है वो एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है जो फाइबर और मसल्स को मिलाकर बनता है, और ये मतलब कवर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो कि एक्सटेंड होती है एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी टू द यूटेराइन सर्विक्स। मतलब जो बॉडी होती है वहाँ से लेकर जो यूटेराइन सर्विक्स तक आती है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो ये वेजाइना होती है ये रिसेप्टेकल होता है पेनिसिली, मतलब इसी रीजन से जो है वो कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है। और जो ये वेजाइना होता है ये आउटलेट होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए, मतलब जो हर मंथ फीमेल्स में जो मेंसेस का प्रोसेस होता है उसके लिए जो आउटलेट होता है वो वेजाइना होता है, ठीक है। और वेजाइना ही एक पैसेज वे है फॉर चाइल्ड बर्थ, मतलब यहीं से जो है वो पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है और बेबी डिलीवर होता है, ठीक है। और जो ये वेजाइना होता है ये सिचुएटेड होता है बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। जो जैसे कि यूट्रस होता है, मतलब यूट्रस से नीचे वाला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं वेजाइना। सो वेजाइना भी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ही सिचुएटेड होता है, ठीक है। रिसर्च कॉल्ड फॉर्निक्स सराउंड द वेजाइनल अटैचमेंट टू द सर्विक्स, मतलब जहाँ पे सर्विक्स और वेजाइना आपस में मिलते हैं वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्निक्स, ठीक है। वो सराउंड करता है उस रीजन को, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ से सर्विक्स है और यहाँ से वेजाइना स्टार्ट होती, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जो इसको सराउंड करता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्निक्स, ठीक है। जो ये फॉर्निक्स रीजन होता है इसी रीजन पे कंट्रासेप्टिव्स जो है वो रोल प्ले करती है, यहीं पे वो अटैच होती है। अब वेजाइना में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हाइमन, ठीक है। हाइमन क्या है? एक थिन फोल्ड ऑफ वैस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है हाइमन, जो क्या करता है वो बॉर्डर फॉर्म करता है अराउंड द इंफीरियर एंड ऑफ वेजाइनल ऑरिफिस, ठीक है। मतलब वेजाइना जहाँ से बाहर ओपन होती है जिस आउटलेट से, उसको हम बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। सो वेजाइनल ऑरिफिस को जो पार्शियली कवर करता है स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं हाइमन। और कई बार क्या होता है जो हाइमन होता है वो कम्प्लीटली कवर कर लेती है वेजाइनल ऑरिफिस को, मतलब इस ओपनिंग को वो कम्प्लीटली कवर कर लेती है, जिससे क्या होता है उस केस में हम हाइमन को बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमन, ठीक है। मतलब वो कम्प्लीटली कवर कर लिया है इसने इस ओपनिंग को, और यहाँ से जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो भी बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में सर्जिकली रिमूव किया जाता है हाइमन को, ताकि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बाहर आ सके। मतलब हर मंथ जो मेंसेस का प्रोसेस होता है फीमेल में उसको जो है बॉडी से बाहर रिलीज करना होता है, तो वो उस केस में बाहर जो है रिलीज हो सके, ठीक है। हाइमन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही ब्रेक हो, ठीक है। हाइमन को रप्चर होने के कई रीज़न होते हैं, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी रप्चर हो जाती है, या कई अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि हॉर्स राइडिंग हो गया, या फिर साइकिलिंग हो गया, या फिर अदर कोई मतलब एथलीट्स जो होते हैं उनमें भी जो हाइमन होती है वो रप्चर हो जाती है, ठीक है। सो अब हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं कि वेजाइना का रीज़न जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये है वेजाइनल रीजन, ठीक है। यहाँ पे ये वेजाइना जो है ये ओपन हो रही है, ठीक है। और इसके बाहर जहाँ पे सर्विक्स और वेजाइना आपस में मिलते हैं उस रीजन में कुछ टिश्यू होते हैं वो इस तरह से सराउंड करते हैं इस रीजन को, उसको हम बोलते हैं फॉर्निक्स, ठीक है। अब जो ये वेजाइनल रीजन है आपको मैंने पीछे थ्योरी में भी डिस्कस किया कि जो वेजाइना होती है, ठीक है, मतलब ये है वेजाइना। वेजाइना जो है वो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो ये वेजाइना है ये ओपन होती है, मतलब ये इस तरह से यहाँ पे बाहर ओपन हो रही है एक अपर्चर के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस, ठीक है। और जो ये यूरिनरी ब्लैडर होता है ये ओपन होता है थ्रू द ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। सो फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी जो ओपनिंग है वो अलग होती है, और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसकी ओपनिंग अलग होती है। जो ये वेजाइनल ऑरिफिस है इसके ऊपर ही जो हाइमन होती है वो इसको पार्शियली कवर करके रखती है, और कई केसेस में क्या होता है जो हाइमन होती है वो कम्प्लीटली इसको कवर कर लेती है इस वाले रीजन को, जिसमें क्या होता है उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है ताकि जो मेंस्ट्रुअल प्रोसेस है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो यहाँ से इजीली पास हो सके। अब नेक्स्ट जो ऑर्गन आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो है वल्वा, मतलब जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वल्वा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल जिसको हम वल्वा बोलते हैं, ठीक है। इट हैज़ अ डिप्रेशन जिसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, मतलब यूरिनो जेनिटल साइनस बोलते हैं जिसको, मतलब एनस के आगे एक डिप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। मान लीजिए ये एनस वाला रीजन है, यहाँ पे ये एनस वाला रीजन है, इसके साथ में ही यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है वेस्टिब्यूल बोलते हैं जिसको।
अब जो ये वेस्टिब्यूल होता है इसमें दो अपर्चर्स होते हैं। अपर एक्सटर्नल जो यूरिथ्रल ऑरिफिस होता है उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा, मतलब जहाँ से यूरिनरी ट्रैक जो है वो ओपन होता है बाहर, उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा, ठीक है। और जो लोअर वाला ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। अब जो ये वेजाइनल रीजन होता है ये पार्शियली कवर होता है हाइमन। जो वेस्टिब्यूल होता है ये क्या होता है, ये बाउंडेड होता है टू पेयर ऑफ मॉइस्ट स्किन फोल्ड्स विद सेबेसियस ग्लैंड्स, ठीक है। मतलब जो वेस्टिब्यूल है ये बाउंड होता है पेयर ऑफ मॉइस्ट स्किन फोल्ड से, मतलब स्किन के दो फोल्ड होते हैं जिसके अंदर सेबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो इसको सराउंड करते हैं वेस्टिब्यूल को। इसमें जो इनर स्मॉलर पेयर होता है, मतलब मॉइस्ट स्किन का जो अंदर वाला पेयर होता है उसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। इसको आप माइनर से याद रख सकते हैं, माइनर का मतलब होता है छोटा, ठीक है। और जो बाहर वाला लार्जर पेयर होता है उसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, मतलब मेजर से आप याद रख सकते हैं कि मेजर का मतलब होता है बड़ा। सो जो अंदर वाला जो मॉइस्ट स्किन का फोल्ड है उसको हम बोलेंगे माइनोरा, और जो बाहर वाला है उसको हम बोलेंगे मेजोरा। इसके आगे लगा लेना है आपने लेबिया। लेबिया का मतलब एक लिप्स की तरह वो स्ट्रक्चर होता है। अब जो ये लेबिया माइनोरा होता है, मतलब जो ये दो मॉइस्ट स्किन के फोल्ड होते हैं ये आपस में फ्यूज होते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं प्रेप्यूज, ठीक है। मतलब जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं जिस रीजन में, उस रीजन को हम प्रेप्यूज बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक स्किन फोल्ड ही होता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ओपन हो रहा है यूरिथ्रा के थ्रू। ये वाला जो रीजन है, मतलब जो ये डिप्रेशन होता है यहाँ पे रेक्टम रीजन से आगे जो ये डिप्रेशन होता है इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। वेस्टिब्यूल में आते हैं यूरिथ्रा, और जो ये पीछे वाली ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। मतलब वेजाइनल ऑरिफिस और जो ये यूरिथ्रल ऑरिफिस बोल सकते हैं हम इसको, ये जो रीजन है ये आते हैं वेस्टिब्यूल में, ठीक है। अब जो वेस्टिब्यूल है इसमें दो पेयर ऑफ स्किन फोल्ड होते हैं जिसके अंदर होते हैं सेबेसियस ग्लैंड्स। जो ये छोटे वाला जो ये स्किन फोल्ड है इसको हम बोलेंगे लेबिया माइनोरा। इसके मतलब पीछे वाली साइड पे यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ये बाहर वाला स्किन फोल्ड है, बड़े वाला जो स्किन फोल्ड है उसको हम बोलेंगे लेबिया मेजोरा। अब हम बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से असेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसमें पहला होता है बार्थोलिन्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक पेयर की फॉर्म में होता है और ये स्मॉल साइज के ग्लैंड्स होते हैं, मतलब ये छोटे साइज के ग्लैंड होते हैं जस्ट बिहाइंड द लेबिया माइनोरा। मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया कि लेबिया माइनोरा इस तरह से स्किन फोल्ड होते हैं, उसके जस्ट पीछे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजाइनल ऑरिफिस। जिस प्रकार से ये वेजाइनल ओपनिंग है इसके इस साइड पे भी एक बार्थोलिन ग्लैंड है और इस साइड पे भी बार्थोलिन ग्लैंड है, मतलब वेजाइनल ऑरिफिस के दोनों साइड पे एक एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं, ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से जो वेजाइनल रीजन है वो मॉइस्ट रहता है। दूसरे जो इस पे ग्लैंड्स आते हैं वो आते हैं ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में मतलब मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि ब्रेस्ट होते हैं वन पेयर होते हैं जो कि वेंट्रल थोरेसिक वॉल में होते हैं, और इसमें आगे फ्रंट पे मतलब इसके मिडिल पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं निप्पल। अब जो ये निप्पल होता है, मतलब जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के सेंटर में इस तरह से जो ओपनिंग होती है वहाँ पे इस तरह से स्किन जो है वो इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको बोलते हैं निप्पल, ठीक है। जो ये निप्पल होता है इसमें 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स होती है। डक्ट का मतलब है एक पाइप लाइन्स होती है जो ओपन होती है इस रीजन में, ठीक है। जो ये लैक्टिफेरस डक्ट्स होती है ये कैरी करती है मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। अब जो ये ब्रेस्ट होती है इसमें मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वो मिल्क सिक्रेट करते हैं और इनको कैरी करती है लैक्टिफेरस डक्ट्स। जो ये लैक्टिफेरस डक्ट्स होती है ये पीछे से तो थिन होती है, मतलब पीछे से ये नैरो होती है और आगे आकर ये डायलेट हो जाती है और वहाँ पे ये फॉर्म करती है एम्प्यूली। मतलब जो लैक्टिफेरस एम्प्यूली फॉर्म करती है जस्ट बीनीथ द निप्पल। निप्पल के जस्ट नीचे ये लैक्टिफेरस एम्प्यूली बना लेती है जहाँ पे ये मिल्क स्टोर करके रखती है। जो ये फीमेल ब्रेस्ट में जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं ये क्या है, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ही होते हैं, मतलब जिस प्रकार से स्वेट ग्लैंड होते हैं उसी की मॉडिफिकेशन है मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये ब्रेस्ट में होती है, मतलब ब्रेस्ट में क्या होता है 15 से 20 लोब्स होते हैं मिल्क ग्लैंड्स के। जो ये मेमरी ग्लैंड है इसके 15 से 20 लोब्स होते हैं और हर लोब में क्या होता है बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं जिनके अंदर होता है सिक्रेटरी सेल्स जिनको हम एल्वुलाई बोलते हैं। मतलब हर ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 मेमरी ग्लैंड्स होते हैं और मेमरी ग्लैंड्स के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, बहुत सारे लोब्यूल होते हैं एक लोब के अंदर, ठीक है, और जिसके अंदर क्या होता है सिक्रेटरी सेल्स होती हैं।
मेल के केस में जो ये मेमरी ग्लैंड्स होते हैं ये वेस्टिजियल होते हैं, मतलब इनका कोई फंक्शन नहीं होता मेल्स में, और फीमेल के केस में ये फंक्शनल होती हैं। ठीक है, जो साइज़ होता है ब्रेस्ट का वो डिपेंड करता है एस्ट्रोजन लेवल के ऊपर। ठीक है, मतलब जो साइज़ ऑफ ब्रेस्ट है उसको स्टिमुलेट करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, प्यूबर्टी में जब ब्रेस्ट का साइज़ जो इंक्रीज होता है वो एस्ट्रोजन लेवल की वजह से होता है। जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है उसमें ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा ब्रेस्ट का, और जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा उसमें जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो छोटा होगा। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो इंक्रीज होता है थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन की, मतलब इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन रोल प्ले करता है जब प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है। प्यूबर्टी में एस्ट्रोजन और प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन रोल प्ले करता है। अब जो ये हार्मोनल कंट्रोल होता है फीमेल्स में वो किस तरह से होता है, ठीक है, मतलब इसमें जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो ये GnRH है ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, मतलब ये इसको मैसेज देगा कि तो जो हार्मोन इसने सिक्रेट करने हैं उनको सिक्रेट कर। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो LH और FSH सिक्रेट करेगा, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। अब जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये ओवरी को स्टिमुलेट करता है, मतलब ओवरी में जो यंग प्राइमरी फॉलिकल जब ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, मतलब वो ट्रांसफॉर्म होता है ग्राफियन फॉलिकल में, तो उसका जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो ओवम होता है, मतलब जो एग होता है ओवरी के अंदर, वो मेच्योर होता है, उस प्रोसेस को भी यही रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये सिक्रेट करवाता है ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन, मतलब जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ओवरी के वो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। और दूसरा जो हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है ओवुलेशन के प्रोसेस को, मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल है रप्चर हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस में जो सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है, वो जो प्रोसेस होता है ओवुलेशन का उसको ये रेगुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मतलब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये रेगुलेट करता है ओवुलेशन के प्रोसेस को, मतलब किस प्रकार से जो ग्राफियन फॉलिकल है वो एक कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसको ये रेगुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये सिक्रेट करवाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, और इस प्रकार से ये रिलीज करवाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मतलब जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये फॉलिकुलर सेल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाता है, और जब वो फॉलिकल जो होता है ग्राफिन फॉलिकल जिसको हम बोलते हैं, जब वो कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उससे ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाता है। ठीक है, अब जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये पॉजिटिवली रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, मतलब ये हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव मैसेज देता है। जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो ये हाइपोथैलेमस को बोल देता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो ये इसको नेगेटिवली कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस को, मतलब ये और ज़्यादा हार्मोन की सिक्रेशन करवाता है। जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग प्राइमरी फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल, मतलब जब यंग प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को ये हार्मोन रेगुलेट करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये मैचुरेशन ऑफ ओवम को भी कंट्रोल करता है, और ये कंट्रोल करता है सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, अब जो दूसरा जो हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, ये रेगुलेट करता है ओव्यूलेशन के प्रोसेस को, मतलब जब ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ओवुलेट करता है सेकेंडरी oocyte को, तो उस प्रोसेस को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल करता है, जिसमें क्या होता है जो ग्राफियन फॉलिकल है वो सेकेंडरी oocyte को ओवुलेट करने के बाद जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही है जो सिक्रेट करवाता है प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। जो ग्रोथ और फंक्शन होती है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की उसको रेगुलेट करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जैसे कि एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है, उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है, और मेंटेनेंस को रेगुलेट करता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के फीमेल में। और जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये ओवुलेशन को सस्पेंड करने में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस नहीं होता है, तो उस टाइम पे जो ओवुलेशन है वो सस्पेंड हो जाती है, तो उसमें भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और ये प्रमोट करता है इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस,
मतलब फीटस की जो इम्प्लांटेशन है, मतलब यूट्रस में उसको कहाँ पे ग्रो करना है, जहाँ पे उसकी इम्प्लांटेशन होती है, उसमें भी ये हार्मोन जो है रोल प्ले करता है और ये हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ फीटस में। और एंड में क्या होता है, मतलब एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जो कॉर्पस एल्बिगन्स होता है, मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया था ओवरी की, कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो जब डीजेनरेट हो जाता है तो वो कॉर्पस एल्बिगन्स में चेंज हो जाता है। जो ये कॉर्पस एल्बिगन्स होता है ये क्या करता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है जो हेल्प करता है ब्रॉडन द पेल्विस, मतलब जो पेल्विक रीजन होता है उसको ये ब्रॉड करता है ताकि इजीली पार्चुरेशन का प्रोसेस हो सके। मतलब जो वेजाइनल रीजन होता है, पेल्विक रीजन जो होता है जहाँ से डिलीवरी होती है बेबी की, उस रीजन को ये ब्रॉड कर देता है ताकि इजी पार्चुरेशन हो सके, ताकि इजीली डिलीवरी हो सके बेबी की। ठीक है, मैंने आपको इसमें बताया कि किस तरह से जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो बना हुआ होता है। इसमें आती है पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस और वेजाइना और एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जो ये वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी जो है ये कनेक्टेड होती है इसके साथ थ्रू अ लिगामेंट जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, मतलब यूट्रस के साथ कनेक्टेड होती है ये। और ये जो डिप्रेशन जो है यहाँ पे शैलो डिप्रेशन जो फॉर्म हो रहा है उसके अंदर ये लटकी भी होती है एब्डोमिनल वॉल से थ्रू अ मीजोवेरियम। ठीक है, ये जो रीजन है इसको हम बोलेंगे मीजोवेरियम, और ये वाला जो रीजन है ये है ओवेरियन लिगामेंट। और इसमें क्या होता है, जो ये वाला जो रीजन है, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब है ये क्या करती है, ये यहाँ से एग लेके जाती है और इसको लेकर जाती है यूट्रस में, वहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है और वहाँ पे फीटस डेवलप होता है। ठीक है, और जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसमें 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिब्यूलम जो ये आगे वाला पार्ट है, और इसमें जो यहाँ पे जो ब्रॉडन पार्ट है इसको हम बोलेंगे एम्प्यूला, और जो ये पीछे वाला पार्ट है जो नैरो पार्ट है इसको हम बोलेंगे इस्थमस। ठीक है, और जो इस्थमस है ये वाला रीजन जो है ये आगे ओपन होता है यहाँ पे यूटेराइन कैविटी में। और बाकी दूसरा जो इसका रीजन आता है वो आता है यूट्रस। यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस का जो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे फंडस, जो डोम शेप का स्ट्रक्चर है ये, इसको हम बोलते हैं फंडस। और जो इसके जो नीचे वाला जो ये सारा रीजन है इसको हम बोलेंगे बॉडी ऑफ यूट्रस। और जो यूट्रस होता है इसका जो लास्ट वाला रीजन होता है, मतलब जो नैरो पार्ट है इसका, इसको हम बोलेंगे सर्विक्स। जो ये सर्विक्स है इसमें जो ये केनाल होती है उसको हम बोलेंगे सर्वाइकल केनाल। सर्विक्स और वेजाइना के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है उस रीजन को सराउंड करके रखती है एक लेयर जिसको हम बोलेंगे फॉर्निक्स। ठीक है, अब ये जो वेजाइनल रीजन है ये ओपन होता है बाहर, मतलब इसकी जो आउटलेट है उसको हम बोलेंगे वेजाइनल ऑरिफिस। अब हम बात करेंगे जो यूट्रस है उसमें 3 लेयर्स होती है टिश्यू की। ठीक है, जो ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम, और उसके अंदर वाली जो ये थिकन लेयर है, मतलब 2 से 3 लेयर होती है इसमें टिश्यू की, उसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम। और जो ये सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में क्या होता है, इसमें जो ये स्किन फोल्ड्स है इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि एक्सटेंड होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब वो मायोमेट्रियम तक एक्सटेंड होते हैं। अब जो ये वेजाइनल रीजन होता है इसमें क्या होता है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये ओपन होता है यहाँ पे यूरिथ्रा के थ्रू। ठीक, मतलब वेजाइनल ओपनिंग और यूरिनरी ओपनिंग जो है ये एक ही रीजन में ओपन होती है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, मतलब एक डिप्रेशन होता है उसको हम बोलेंगे वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में 2 पेयर ऑफ स्किन फोल्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं, छोटे वाले को लेबिया माइनोरा और बड़े वाले को लेबिया मेसोरा। ठीक है, और जो ये लेबिया माइनोरा है इसके पीछे पेयर ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड, जो कि इसके पीछे होते हैं। ये है यूट्रस। यूट्रस का जो ये नैरो वाला पार्ट है नीचे इसको हम बोलेंगे सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, ये वेजाइना से अटैच होता है और यहीं पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो वर्क करती है। ठीक है, सर्विक्स से नीचे वाला जो ये रीजन है इसको हम बोलेंगे वेजाइना। वेजाइना जो है ये ओपन होता है बाहर, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो बाहर ओपन होता है थ्रू अपर्चर जिसको हम बोलेंगे वेजाइनल ऑरिफिस। ठीक है, और ये पीछे वाला जो रीजन है ये है रेक्टम, यहाँ से हम फेसेस को बाहर रिमूव करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनस। सो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।